Hello. So welcome. I am Dr. Anil Katara and I teach biology for NEET class 11th and class 12th. I also teach biology for foundation courses class 9th and class 10th. Because अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो आपका बेस 9th और 10th से स्टार्ट हो जाता है। जो चैप्टर हम क्लास 9 में पढ़ते हैं वही चैप्टर का थोड़ा सा डिटेल वर्जन होता है क्लास 11th में। और जो चैप्टर हम क्लास 10 में पढ़ते हैं उनका ज्यादातर क्लास 10 का सिलेबस आपको दिखेगा क्लास 12 में। गॉट इट। सो 11th और 12th का बेस कहीं ना कहीं क्लास 9th और 10th में छुपा हुआ है। सेकंड, आप लोगों को जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको मैथ्स आगे जाके लेना है, बट साइंस में बायोलॉजी इज कंपलसरी। सो बायोलॉजी आपको पढ़ना है। सो वी विल डिस्कस the respirations in animals. After that, we will discuss the respiration in plants. So respiration is a what? One of the life process. So आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस होगी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करके रखेगी। दैट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन लाइफ को कैसे मेंटेन करती है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टेंटली वर्क करने के लिए, अब वर्क का मतलब एक्सटर्नल वर्क भी हो सकता है जैसे घूमना फिरना जिमिंग, ठीक है, और इंटरनली हमारी बॉडी अंदर से तो कंटिन्यूस 24 आवर वर्क करती है। तो हमारी बॉडी की वर्किंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। गॉट इट। बिना एनर्जी का बॉडी कभी भी काम नहीं करेगा, ना अंदर से ना बाहर से। अब ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के थ्रू होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन विच लाइफ प्रोसेस? रेस्पिरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी कार को या किसी बाइक को, तो बाइक को चलाने के लिए फ्यूल चाहिएगा। तो फ्यूल इज जस्ट लाइक द न्यूट्रिशन। अब ये फ्यूल ट्रांसपोर्ट होके इंजन तक पहुंचा, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इंजन में इस फ्यूल का जब कंबशन हुआ तो जो एनर्जी जनरेट हुई, इस एनर्जी के कारण बाइक या फिर कार आगे की तरफ मूव करी। तो ये फ्यूल का कंबशन इज जस्ट लाइक द रेस्पिरेशन in living organism. So respiration means what? The respiration is a process by which energy are formed by combustion of fuels, that is the body fuels. तो अगर मैं बात करूं तो बॉडी फ्यूल्स की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल का काम करेगा, तो जो प्रिंसिपल बॉडी फ्यूल है हमारी बॉडी का वो है ग्लूकोस। वो क्या है? ग्लूकोस। नाउ आपको पता होगा कि ग्लूकोस, आप लोग जो भी खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च के डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के थ्रू हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचेगा, और अगर ये ग्लूकोज एक्सेस में होगा तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोजन जो स्टोरिंग फॉर्म है, वो ग्लाइकोजन फर्दर ब्रेक होके इमरजेंसी के टाइम पे हमें ग्लूकोज देगा। गॉट इट। सो अगर मैं बात करूं द प्रिंसिपल फ्यूल इज व्हाट? द ग्लूकोज। हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। तो इस फ्यूल को कंबस करवाने के लिए हमें क्या लगेगी? ऑक्सीजन, O2। और जैसे ही ग्लूकोज का कंबशन होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इस ग्लूकोज के कंबशन के लिए मुझे 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 लगेंगे, और कंबशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई, कंबशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी हमारी बॉडी में एसिमुलेट हो जाती एटीपी के फॉर्म में। मतलब जो कंबशन यानी ग्लूकोज का जो कंबशन हो रहा है हमारी बॉडी में, उससे निकलने वाली एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। तो इस एटीपी को हम बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी। साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 6CO2, 6 वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है थ्रू लंग्स। हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर हो जाती है। और जो वाटर है वो मेटाबॉलिक वाटर है, इस प्रोसेस के थ्रू बना गया वाटर है, तो ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रीयूज हो जाता है। सो बेसिकली द रेस्पिरेशन का मतलब क्या? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज into carbon dioxide and water to gives
एनर्जी। नाउ सपोज अगर इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो देखो, तो मैं रेस्पिरेशंस को दो क्लासेस में, दो टाइप में डिवाइड करूंगा, रेस्पिरेशंस। अब देखो, रेस्पिरेशंस में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इफ रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रेस्पिरेशंस विदाउट ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन को बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशंस, और विदाउट ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन का अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है तो इसको बोलूंगा मैं सेल्यूलर रेस्पिरेशंस, या फिर सेल्स के अंदर हो रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूं इंटरनल रेस्पिरेशंस, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंट में तो एनएरोबिक। गॉट इट। एक मिड कैटेगरी का भी होता है जिसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन डेप्थ। तो मैं थर्ड कैटेगरी बताऊं, इफ ऑक्सीजन आर अंडर डेप्थ, डेप्थ मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तब क्या होगा? तो ये इसको मिड कैटेगरी पे मैं कर सकता हूं। अब देखो, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशंस की बात करूं या फिर रेस्पिरेशन अंडर ऑक्सीजन डेप्थ की बात करूं, मतलब इन दोनों रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आ रही होगी? ये ऑक्सीजन कहां से आ रही होगी? तो आप बोलोगे हम जो एयर को इंस्पायर करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये जो रेस्पिरेशन का जो पार्ट है इंस्पिरेशन, फिर जो हम एयर छोड़ते हैं लंग से बाहर उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, दैट इज एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, उससे CO2 बाहर निकल जाती। तो इसी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को, या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को वन वर्ड में बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस का मतलब होता है सिर्फ एयर का इनटेक और ब्रीथ आउट, जो CO2 बनी है हमारी बॉडी में उसको बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करना है। तो अब देखते हैं तो अगर मैं रेस्पिरेशंस की बात करूं तो एनिमल में रेस्पिरेशंस को मैं दो मेन इवेंट के थ्रू पढ़ता है। पहला इवेंट है कि पहले तो होगा इनहेलेशन, दैट इज इनटेक ऑफ एयर। अब देखो, दो टाइप के एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल होते सिंपल, कुछ एनिमल होते कॉम्प्लेक्स। जैसे कि सिंपल एनिमल की बात करूं तो सिंपलेस्ट एनिमल सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ अमीबा। अब देखो, अमीबा क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में जो डिजोल्व, अब देखो अमीबा तो एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट अमीबा की सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि इट इज अ सिंगल सेल। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट डिजोल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक मीडियम से डिफ्यूज होकर कहां पर पहुंच गई? अमीबा की सेल्स के अंदर, और वो ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी बनाएगी थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो इट ओनली इन्वॉल्व हाउ वी इनटेक द एयर एंड हाउ वी ब्रीथ आउट द CO2, इट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी, सो दे कैन gain this oxygen, they can intake the oxygen directly through diffusion. Got it? अब मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनिमल की, जैसे कि ह्यूमन। तो ह्यूमंस की कुछ लिमिटेड सेल्स ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो अगर मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके मेरी स्किन की सेल में अगर आना चाहेगी तो ये नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारी जो स्किन की सेल है वो इम्परमेबल है टू एयर एंड वाटर। गॉट इट? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर सपोज ये प्रोटेक्टिव लेयर को हटा भी दे और ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज होकर आ रही है, सिर्फ हमारी बॉडी का एक ही ऑर्गन है जिसके पास ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आती है, कोई अगर उस पार्ट का नाम बता दे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड।
मैं आपको बताता हूं, सिर्फ हमारी आई का जो आपको दिख रहा होगा आई के अंदर कॉर्निया, कॉर्निया गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम टीयर फिल्म। टीयर फिल्म हमारी आंखों के ऊपर जो टीयर फिल्म होती उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती, वो डिजोल्व ऑक्सीजन कॉर्निया के अंदर डिफ्यूज होकर चली जाती और फिर कॉर्निया उस ऑक्सीजन को यूज करता है, क्योंकि कॉर्निया के पास ऑक्सीजन लाने के लिए कोई ब्लड वेजल्स नहीं है। इसीलिए अगर आप आईज को क्लोज कर लो या आपकी आईज ड्राई हो जाए तो आपका जो कॉर्निया है उसके डैमेज होने के चांस ज्यादा है। हाँ, जब आप आई क्लोज कर लेते हो रात को, जब आप सो जाते हो, तो उस वक्त इस कॉर्निया के पास ऑक्सीजन सराउंडिंग टिश्यूज के पास जो ब्लड वेजल्स होती है वहां से डिफ्यूज होकर आ जाती है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल में अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनिमल की कुछ लिमिटेड सेल ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, तो अगर ऑक्सीजन आई तो सिर्फ उनके पास आएगी, बाकी जो अंदर की तरफ जो डीप स्ट्रक्चर की जो सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट डिफ्यूज आउट दिस ऑक्सीजन इन ईच एंड एवरी पार्ट। सो द कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव द स्पेशल सिस्टम, हैव द स्पेशल ऑर्गन to intake the air. This system is known as a respiratory systems. So respiratory systems are the systems of body that act, that work only to intake the air and exhale out the कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर, तो एयर के इनटेक के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है, उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम विल इंक्लूड व्हाट? फ्रॉम नोज टू लंग, दैट इज अ रेस्पिरेटरी ट्री। गॉट इट? तो उसको मैं आपको सेपरेट क्लास में समझाऊंगा। सो अगर मैं बात करूं इंटरनल रेस्पिरेशन की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इंटरनल रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। एयर आ चुकी है, एयर लंग्स तक पहुंच चुकी, लंग से वो एयर डिफ्यूज होकर ब्लड में जा चुकी, ब्लड ने उस एयर को पहुंचा दिया सेल्स के पास, सेल्स में ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का कंबशन करेगी तो उसको बोलेंगे एरोबिक। और अगर सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए एनर्जी बनाने के लिए विदाउट ऑक्सीजन तो उसको बोलेंगे एन एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन की कमी है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना पर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन अंडर ऑक्सीजन डेप्थ। इसको आप एन एरोबिक नहीं बोल सकते हो। तो ये 3 काइंड के रेस्पिरेशन है, इसको अपन 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।